आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं के एकदम बोर्ड एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ उसी के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण प्रश्न है या उस पेपर के अकॉर्डिंग जो पेपर बनने वाले प्रश्न है उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे पहला सवाल आता है बहुविकल्पात्मक, उसके अंदर ऑप्शन के अंदर जैसे सबसे पहले संख्या एक 250 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल होगा, इस तरीके से पूछा जाता है। अब ऑप्शन के अंदर आपको भले ही एक दे दे, दूसरे के अंदर तीन दे दे, इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन बनाए हुए हैं, लेकिन बात है कि सवाल को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले 250 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 3। आपको करना उनकी घातों का योग, तो घातों का योग कितना होगा? 4 होगा, 1 और 3 का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4। इसी तरीके से -2/√3 संख्या है, किस प्रकार की है? परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है? तो जैसे रूट के अंदर माइनस आ जाता है, तो ऐसी संख्या तो वास्तविक संख्या नहीं होती, मतलब एक काल्पनिक संख्या, मतलब ये परिमेय या अपरिमेय भी नहीं होती। लेकिन इस तरीके से लिखी हुई आगे भले ही माइनस लगाया हुआ है, किस प्रकार की संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद है 2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यकों का योग पूछा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जाए। तो ये नहीं है कि आप उसके पूरे शून्य ज्ञात करो और फिर उनको जोड़ो। इसके लिए सीधा तरीका सूत्र लगाओगे -b/a, और यदि गुणनफल पूछे तो a इंटू बी का मान क्या आ जाएगा? c/a। तो -b/a का मान निकालना, माइनस और b यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो a है, x का गुणांक है वो b है, और अचर पद है वो c का मान है। b का मान क्या है? -3। तो -3/a का मान है वो 2 है। तो इसके शून्य क्या आ जाएगा? 3/2। सॉरी, शून्यकों का योग आ जाएगा 3/2। इसी तरीके से अगला सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म यदि असंगत है, दो समीकरण दे दी जाए आपको, सीधा पूछा जाए कि अगर ये असंगत है तो उनका हल होगा। कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा, अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, या दो हल होंगे? तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें हल पूछा जाता है। अगर युग्म निकाय खुद असंगत है या असंगत प्रकार का है तो उसका कोई हल नहीं होता है, ध्यान रखना। तो क्या बताएंगे? कोई हल नहीं है। और यदि ऐसी स्थिति में पूछ लिया जाए तो रेखाएं किस प्रकार की होगी, तो ग्राफ के अंदर रेखाएं हैं वो समांतर होगी, और समांतर रेखाएं कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती, ऐसी स्थिति में उनका कोई हल नहीं होता है। अब है पांचवा सवाल अपने। पांचवा सवाल एक एपी 18, 15, 12 का 11वां पद ज्ञात कीजिए, या 11वां पद होगा, ऑप्शन के अंदर से निकालना होगा। तो 11वां पद कैसे निकालेंगे? a प्लस 10b से। a की जगह प्रथम पद 18 प्लस 10 इंटू डी का मान, अब श्रेणी घट रही है, ऋणात्मक है, तो डी का मान सारा अंतर माइनस में आ जाएगा, यानी 15 में से 18 घटा लो तो माइनस का 3 है, वो सारा अंतर आ जाएगा -3। 18 माइनस 30, तो माइनस के पास है वो 12 ज्यादा है, अर्थात इस श्रेणी का 11वां पद है वो कितना आ जाएगा? -12। इस प्रकार से बहुत संक्षेप में आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और छोटे सवाल है वो 33 सवाल आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एमसीक्यू टाइप जो सवाल है, या रिक्त स्थान वाले हैं, या वन लाइनर है। अब जैसे अगला सवाल है, इसी 5वें अध्याय से 2 सवाल पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। प्रथम 25 धन पूर्णांकों का योग निकालना है, या प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग, या जैसे प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? जो भी संख्या दी गई है उससे जस्ट अगली संख्या से गुणा करोगे, 25 इंटू 26/2 का भाग दे दोगे, तो डायरेक्ट आपको हल मिल जाएगा इसका। 25 का 13 से गुणा करना है, 325। तो इस श्रेणी के प्रथम 25 धन पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा? 325। यदि आपको प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग पूछा है तो 50 इंटू 51/2 करके मान ज्ञात कर सकते हैं, 1275 के समथिंग आएगा। इसी तरीके से 100 का पूछा जाता है तो 100 इंटू 101। और अब अगला सवाल है, जैसे एक आकृति दी जाएगी, उस आकृति में आपको x का मान पूछा जाएगा यदि रेखाएं समांतर, जैसे त्रिभुज एबीसी में इस आकृति के अंदर डीई रेखा है जो बीसी के समांतर है, तो आपको पूछेगा x का मान बताइए, दिए गए मान जैसे सेंटीमीटर में। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से पूछा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? AD/DB बराबर होता है AE/EC। यहाँ से आप मान लिख लो 3/4.5 बराबर 6/x, और वज्र गुणा करके x का मान निकालोगे तो कितना मान आ जाएगा? 9।
अब विस्तृत अगर बताऊं तो x का गुणा होगा 3 से और से का गुणा होगा 4.5 से, या x बराबर से इंटू 4.5/3। तो 3 से डिवाइड हो रहा है 2 बार, 2 का 4.5 से गुणा 9 सेमी आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद अगला सवाल है, दो बिंदु देगा ए और बी और उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के। अब इसी तरीके का ब्लूप्रिंट के अंदर सवाल दिया हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ब्लूप्रिंट जारी हुआ उसमें, तो उसी तरीके से यहाँ पर उससे अकॉर्डिंग सवाल बनाया मैंने। दो बिंदु, ए बिंदु है और दूसरा बिंदु बी बिंदु है। ए के निर्देशांक -5 2 है, बी के निर्देशांक है 9 और 8। तो आपको बताना है इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सीधा डायरेक्ट तरीका है, एक्स के निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग दे दो और y के निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो यहाँ से आ जाएगा 4/2 यानी 2, और यहाँ से आ जाएगा 10/2 यानी 5। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगी, 2 और 5। इस तरीके से आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है एबीसी जिसका जैसे कोण सी समकोण है, इतना और बोलेगा, और कोण बी दिया हुआ है 60 डिग्री न्यून कोण, और एक और भुजा दी हुई है आपको इसमें जैसे 8 सेमी बीसी। तो पूछा जाएगा ए बी का मान बताइए, यानी कोई भी एक भुजा एक न्यून कोण देकर के ए बी का मान पूछ रहा है, इस भुजा का मान यानी कर्ण भुजा का मान। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति का अनुपात लगाओगे लाल बटा का सूत्र से। अब ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके अंदर थीटा कोण की संगत वाली भुजा आधार और कर्ण भुजा को काम में लिया जा रहा है, आधार बटे कर्ण, यानी कौन सा थीटा आएगा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब कोस थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बराबर आधार भुजा 8 सेमी दी हुई है, कर्ण भुजा ज्ञात नहीं है। तो कोस 60 का मान सारणी से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 बराबर 8/k। तो यहाँ से के का मान मिल जाएगा वज्र गुणा करने पर 16 सेमी। तो इस भुजा का मान कितना हो जाएगा, 16 सेमी। इस प्रकार से अगर सवाल पूछा जाता है किसी एक कोण और एक भुजा को देकर के तो ज्ञात किया जा सकता है। अब अगला सवाल है, एक मीनार के साया की लंबाई, एक मीनार है जैसे माना ए बी मीनार है, इसके साया की लंबाई जैसे सूर्य इस तरफ है, तो साया है BC और मीनार की हाइट है AB। तो मीनार की ऊंचाई S है, वो साया की लंबाई है ऊंचाई के बराबर है, यानी जितनी हाइट है AB उतनी ही साया है, यानी इसका मान भी S मीटर जैसे माना है। तो इससे एक समकोण त्रिभुज बन जाता है जिसका कोण भी समकोण लिया है। आपको पूछा है शिखर का उन्नयन कोण बताइए, इस C बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण बताना, या आपको कहे कि चित्र देख करके उसमें सी कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से फिर थीटा वाला प्रयोग करना है। थीटा के लिए सम्मुख भुजा लंब भुजा और संगत भुजा आधार भुजा। तो लंब बटे आधार से कौन सा थीटा लग जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, टेन थीटा का मान दिया हुआ नहीं है, लंब भुजा है एस और आधार भुजा भी एस, एस से काट लो, यानी टेन थीटा बराबर 1। तो त्रिकोणमिति की टेबल से टेन का ऐसा मान लाना है जिसका मान 1 आता है, तो टेन 45 का। इसका मतलब यहाँ से थीटा का मान कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री। तो मीनार की साया और उसकी ऊंचाई अगर बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। अब इससे अगला सवाल है 11वां, और 11वें सवाल के अंदर आपको पूछा जाएगा, वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से इसी तरीके के सवाल बोर्ड द्वारा जारी जो पैटर्न है उसके अंदर भी पूछा जाएगा। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछी जाती है। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या वाला सारा काम इसी एक सवाल के साथ में पूरा कर रहा हूं। अगर किसी वृत्त के स्पर्श रेखा संबंधी सवाल आता है तो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, कोई भी बाहर का बिंदु है, और परिधि पर दिया हुआ बिंदु है तो वहां से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। और यदि कोई बिंदु वृत्त के भीतर है, अभ्यंतर में है, तो वहां से शून्य, यानी तीनों चीजें बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा, लंबाई में भी आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। परिधि पर स्थित बिंदु है तो वहां से एक है, और अभ्यंतर में स्पर्श रेखा पूछी जाती है तो 0। ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कभी कभी। और एक और पूछा जाता है समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो अगर किसी वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछी जाती है तो वो 2 होती है, या जोड़े के रूप में 1 होती है, और वो भी कहाँ खींची जाती है, वृत्त के व्यास के सिरों पर।
जो व्यास है उसके दोनों सिरों पर खींची जाती है, तो वो स्पर्शरेखा एक दूसरे के कैसी होती है, समांतर होती है। फिर 12वां सवाल है इससे आगे, तो यहाँ से याद रखना छेदक रेखा के अंदर तो हर एक सवाल के अंदर एस संख्या आता है। 12वें प्रश्न के अंदर आपको जैसे पूछा जाए, एक वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण अगर 80 डिग्री है, बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य एक बिंदु है पी, वहां से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वो 80 डिग्री है, वृत्त का केंद्र है। और यहाँ से अगर त्रिज्या खींच दी जाती है ओ ए और ओ बी, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ लंब होती है, समकोण बनेगा 90 डिग्री कोण। अब सवाल यह है कि बीच का कोण 80 डिग्री है, तो स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, ये कोण बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस पार्ट के हिसाब से, क्योंकि इस पार्ट के अंदर छोटे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं और वो भी एकदम सटीक टाइप से। तो यहाँ का कोण निकालना है, तो नियम क्या होता है कि अंतरित कोण है केंद्र पर स्पर्श रेखाओं द्वारा, और झुकाव कोण है स्पर्श रेखाओं के बीच का, इन दोनों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 80 डिग्री है तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कभी कभी क्या है, इसी सवाल के अंदर एक पूछा जाता है, चित्र दे करके बाहर का कोण दे दिया जाता है, अंदर का पूछा जाता है, या तो कोण पीओ ए का मान पूछा जाता है या पीओ बी का मान पूछा जाता है। तो पीओ ए या पीओ बी का मान निकालना है, तो एक लाइन और याद रखना है, बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड है, केंद्र से आप जिससे मिलाओगे वो रेखाखंड झुकाव कोण का भी समद्वि विभाजन करता है और अंतरित कोण का भी समद्वि विभाजन करता है। तो अगर ये बार अंदर का कोण पूरा 100 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री मिल जाएगा, 50-50 डिग्री, और इसका आधा 40-40 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से इस सवाल को अच्छे से ध्यान में रखना है। वर्त वाले पार्ट से 2 सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं लगातार। फिर 13वां सवाल है, और वो सवाल है, एक वर्त की त्रिज्या आर वाले वर्त की जीवा है, उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एक वर्त है, उसकी आर त्रिज्या, जैसे कैपिटल आर कह देगा, कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्त पर जीवा है वो पी डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो आपको पूछेगा संगत चाप की लंबाई। इसी तरीके का बोर्ड द्वारा जारी पैटर्न के अंदर सवाल पूछा गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो अगर चाप की लंबाई पूछा जाता है, चाप की लंबाई का शॉर्ट सूत्र तो पाई आर थीटा बटे 180 है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन के अंदर देता है वहां पर देता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कैपिटल आर है, तो आपको ऑप्शन के अंदर स्मॉल आर नहीं चुनना, कैपिटल आर चुनना, और थीटा की जगह पी डिग्री है तो पी डिग्री बटे 360, इस ऑप्शन का चुनाव करोगे। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आएगा पाई आर कैपिटल आर पी डिग्री बटे 180। इसको ध्यान में रखना है, इन दोनों में से कोई भी आपको दिया जाएगा। फिर अगला सवाल है यहाँ से, 14वां सवाल है। फिर एक बेलन की त्रिज्या है, वो बेलन की त्रिज्या यानी बेलन में आर का मान दे दिया है 14 सेमी, और ऊंचाई है वो 10 सेमी दी हुई है, ऊंचाई एस बराबर 10 सेमी दी हुई है। ये दोनों मान देकर के आपको पूछा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, और तीनों ले लेता हूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इन तीनों में से अगर किसी का भी सवाल पूछा जाए तो आप क्या करोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, बेलन के लिए वक्र पृष्ठ कौन सा होता है, जैसे ये एक बेलन है तो इसका जो वक्राकार भाग है ये इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, वो होता है 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है तो 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एस, और आयतन पूछा जाता है तो पाई आर स्क्वायर एच। इन तीनों को ध्यान में रखना है, छोटा सवाल पूछा जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 14 इंटू एस की जगह 10। तो 7 से 14 डिवाइड 2 बार, 22 का 2 से गुणा 44, 44 का 2 से 81, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 880 सेमी स्क्वायर। उसके बाद अगला है, पंद्रहवां सवाल, भुजा 14 सेमी वाले, भुजा 14 सेमी वाले एक घन
यहाँ से भी छोटा सवाल बनने के बहुत ज्यादा चांस है। घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। तो अर्धगोले का या तो पूछेगा आपको व्यास बताइए या पूछेगा इसकी त्रिज्या बताइए, अधिकतम कितनी त्रिज्या हो सकती है। वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं, उसके ऊपर छोटा अर्धगोला भी रख सकते हैं, लेकिन एक घन है, उस घन के ऊपर अगर आपको पूछा जाता है अर्धगोला रखना है, बड़े से बड़ा कितना रख सकते हैं, तो ऐसा अर्धगोला रखोगे जिसका व्यास है वो इतना भाग एरिया दोनों भुजाओं की तरफ टच हो, इस प्रकार का अर्धगोला रखोगे। तो आपको पूछा जाता है इसका अधिकतम व्यास कितना होगा। अगर घन की भुजा 14 सेमी है तो उसका व्यास है वो 14 सेमी होगा, और यदि घन की भुजा 14 सेमी है तो इस अर्धगोले का त्रिज्या होगी वो इसकी आधी होगी, यानी 7 सेमी त्रिज्या वाला अधिकतम रखा जा सकता है। कुल मिलाकर के आपको इतना रखना है, इस तरीके का अर्धगोला रखना है जो इसके दोनों सिरों को टच करे। तो यहाँ से इस बात को याद रखना है, घन के ऊपर अगर अर्धगोला रखा जाता है तो अर्धगोले का पूछा जाए व्यास या उसकी त्रिज्या पूछी जाए। फिर 16वां सवाल है आगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यक। प्रथम 5, यहाँ से भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो प्रश्नावली में नहीं है नए सिलेबस के अनुसार, लेकिन सवाल पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत परीक्षणों का माध्य भी पूछा जाता है, माध्यक भी पूछा जाता है, बहुलक भी पूछा जाता है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यक। अब प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 पूर्ण संख्या हो गई। और इसका अगर माध्य पूछा जाता है सवाल दे करके, तो माध्य के लिए क्या करोगे? सभी को जोड़ करके 5 का भाग देना है, तो 10/5 यानी 2 हो जाएगा। और अगर इसी का माध्य पूछा जाता है व्यक्तिगत परीक्षणों का, तो माध्य के लिए क्या करना है? आरोही क्रम रखना है, बढ़ते हुए क्रम रखा हुआ है। अब जितनी संख्या उसकी एकदम बीच वाली संख्या का चुनाव करना है, तो माध्य कितना हो जाएगा? 2। और सूत्र भी अगर आपको थोड़ा रिपीट करना है तो याद रखना, अगर संख्याएं विषम है, यहाँ पर 5 संख्या विषम है, तो 5 के अंदर 1 जोड़ करके उसका आधा करना, जो पद मिलेगा क्रम में व्यवस्थित करने के बाद वो हो जाएगा उसका माध्य। और यदि पदों की संख्या सम है, तो सम जैसे 6 पद होते हैं, 6 का डायरेक्ट आधा कर लो 3, और उससे जस्ट अगला 4, वे पद का औसत निकालना, अर्थात इन दोनों पदों को जोड़ करके उसके अंदर 2 का भाग देना है। इस बात को ध्यान में रखना है माध्य के लिए सवाल पूछा जाता है। तो अब उसके बाद अगला सवाल है किन्हीं आंकड़ों का इंपॉर्टेंट रूप, क्योंकि यहाँ से बोर्ड पैटर्न के अंदर सवाल दिया हुआ है फॉर्मूले का, और परीक्षा के अंदर चांस तो पूरा है कि फॉर्मूला वापस पूछेगा नहीं, तो यहाँ से पूछेगा। जैसे 17वां सवाल है, किन्हीं आंकड़ों का माध्य है, माध्य m, या जैसे x बार से दर्शा दूं, तो माध्य x बार है वो कितना दिया हुआ है? 15। और बहुलक कोई आंकड़े प्रेक्षण नहीं दिए हुए, डायरेक्ट कहा है कि माध्य है वो 15 है, और बहुलक यानी z का मान है वो कितना है? 18। ऐसी स्थिति में आपको पूछेगा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। आप सोचोगे आंकड़े दिए नहीं है फिर माध्य कैसे निकालें? तो यहाँ पर एक सूत्र ध्यान में रखना है, और वो सूत्र हो जाएगा, माध्य है और एक माध्यक है, शब्द के आधार पर अक्षरों की संख्या के आधार पर ध्यान रखना है। माध्यक और माध्य के अंदर, माध्य के अंदर अगर काउंटली देखा जाए तो 3 अक्षर है तो उसका 3 से गुणा, ऐसे याद रख लो। माध्य में 2 पूरे है तो 2 से गुणा, यानी 3 गुणा हो जाएगा माध्यक, जो बराबर होगा किसके? 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक। किसी भी प्रेक्षणों का अगर आप एक ही सवाल का माध्य माध्य और बहुलक निकालते हैं तो उसके अंदर ये संबंध है, यानी 3m है वो बराबर होगा 2 इंटू एक्स बार प्लस जेड, बहुलक माध्य और माध्य। अब यहाँ से आपको माध्य दे दिया है, बहुलक दे दिया है, तो माध्य 2 इंटू 15 प्लस बहुलक दिया हुआ 18, तो आपको ज्ञात करना है माध्यक। तो यहाँ पर 30 और 18 48, 48 एम का मान निकालना तो बट्टे 3, यानी माध्य का जाएगा वो 16 आ जाएगा। इसको अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पर आपको कोई भी दो राशि माध्य माध्य बहुलक में से देख करके तीसरी पूछी जाए, तो सूत्र को एक बार फिर देख लेना। और याद रखने का तरीका है, माध्य का 3 गुना करना वो बराबर होगा माध्य के डबल प्लस बहुलक के, और नाम से ही याद रख लेना। फिर 18वां सवाल है, पूछा जाता है तो वहां 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, उछालने पर दोनों बार चित आने,
दोनों बार चित्त यानी दोनों बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। एच कितनी बार आ रहा है, तो 2 सिक्के। अब यहाँ से एक थोड़ा-सा सवाल और क्लियर कर रहा हूँ, अगर एक अकेला सिक्का उछालोगे तो सबको पता है 2 परिणाम आते हैं, एच और टी, हेड और टेल। अगर 2 सिक्के एक साथ उछालोगे तो 2 सिक्के उछालोगे तो कुल 4 परिणाम आते हैं, यानी सीधा याद रखना जितने सिक्के हैं उसका वर्ग। 2 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, तो जैसे 2 का 2 सिक्के को एक बार उछालोगे तो घात 1, 2 सिक्के को 2 बार उछालो तो घात 3, 2 सिक्के को 3 बार उछालो तो घात 3, यानी एक बार उछालोगे टोटल 2 परिणाम आएंगे, 2 बार उछालोगे 4 परिणाम आएंगे, 3 बार उछालोगे तो कुल 8 परिणाम मिलेंगे। ये सीधा थोड़ा याद रख लेना। अब हमें 2 सिक्के उछालने हैं तो कुल परिणाम, एक तो दोनों बार हेड आए, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, इसी तरीके से टेल हेड और दोनों पर टेल आए। तो ऐसी कितनी घटना है जिसके अंदर दोनों बार चित्त आया है, तो 1। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4। अगर दोनों बार पट आने का पूछे तो 1/4। कम से कम एक बार चित एक बार पट आए, या कम से कम एक बार आए, दोनों में अंतर है। केवल एक बार चित आए तो केवल एक बार चित वाली 2 घटनाएं टोटल 4 में से, यानी उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। लेकिन आपको ऐसा कहा गया है कम से कम एक बार चित आने की या एक बार पट आने की प्रायिकता, दोनों का उत्तर सेम आएगा। कम से कम के अंदर मतलब ये दोनों तो आएंगे, साथ साथ में ये भी आएंगे, क्योंकि इसमें भी कम से कम एक बार आया, कुल 2 बार आए। तो ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाएगा 3/4। 2 सिक्के के यही सवाल बनते हैं, एक बार चित आना, दोनों बार चित आना 1/4, या दोनों बार पट आना 1/4। एक बार आना केवल तो उसकी 1/2, और कम से कम एक बार, यानी एच अकेला है या एच एच दोनों साथ में आए तो भी गिनोगे, तो ऐसी 3 घटना होती है, टी एच, एच टी और एच एस। तो इस प्रकार से जो इसके 18 सवाल पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट रूप से, उनका जिक्र किया है। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन सवालों की जितनी ज्यादा बढ़िया प्रैक्टिस करोगे, आपको यहाँ से पूरे के पूरे 18 में से 18 नंबर मिल जाएंगे, अगर इसी तरीके से आप कोई और सवाल भी बना करके उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। अब जैसे अगला सवाल है रिक्त स्थान वाला, दूसरा, जिसके अंदर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान के अंदर पहला सवाल पूछा जाता है दूसरे अध्याय से, द्विघात समीकरण, चौथे अध्याय से, जिसके अंदर जैसे एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल काल्पनिक वास्तविक है, सॉरी, मूल अगर वास्तविक है तो आपको पूछेगा व्यक्तिकर कैसा है, या वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल है, यानी इस जगह से सूत्र पूछेगा। तो भिन्न भिन्न है, ऐसी स्थिति में तीनों चीज क्लियर करा दूं। वास्तविक और समान है अगर पूछ ले तो, या वास्तविक और बराबर है, वास्तविक और भिन्न भिन्न है, या मूल काल्पनिक है जिसे ज्ञात करना संभव नहीं होता है। तो मूल वास्तविक और समान है तो डी का मान आएगा वो 0 आएगा, डी के बराबर होगा, तो खाली जगह के अंदर डी इक्वल टू 0 भरोगे। वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो डी ग्रेटर देन 0, यानी डी का मान 0 से बड़ा होगा, और काल्पनिक मूल की स्थिति के अंदर डी है वो लेस देन 0 होगा। ये तीनों चीजें यहाँ से याद रखनी है। अगर सूत्र के रूप में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कोई द्विघात समीकरण दे करके कि इसके मूल अगर वास्तविक और भिन्न भिन्न है, तो आगे खाली जगह छोड़ देगा, डी का मान होगा तो डी का मान है वो 0 से बड़ा होगा, समान है बराबर है तो डी का मान 0 होगा। अगला सवाल है इसका, एक समांतर श्रेणी से सवाल आएगा, यदि प्रथम पद ए है और सारांतर डी है तो उसका एनवां पद क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, एनवां पद होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बी। और यहाँ से अगर कोई और भी सवाल बनेगा तो उसके लिए भी एक और पूरा पेपर लेकर के आऊंगा डिस्कस करने के लिए। फिर तीसरा सवाल आपको पूछा जाता है त्रिकोणमिति से, √3 tan थीटा बराबर 1 है तो आपको पूछेगा थीटा का मान बताइए केवल, वो तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी का भी मान देकर के अनुपात है। अब जैसे देखो यहाँ से दिया हुआ किसका है, tan थीटा बराबर 1/√3, और आपको थीटा का मान पूछा है। ऐसी स्थिति में त्रिकोणमिति की टेबल का ही प्रयोग करके आप यहाँ से थीटा का मान रखोगे, यानी tan के किस थीटा का मान 1/√3 है, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, tan 30 का मान टेबल से आता है, तो यहाँ से थीटा का मान कितने डिग्री मिल जाएगा, 30। तो आपको खाली जगह के अंदर केवल थीटा बराबर 30 डिग्री लिखना है। उसके बाद अगला है चौथा सवाल समरूपता के, और समरूपता से समान भुजाओं की संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं।
अब कब होते हैं, आगे 2 खाली जगह दे देगा। एक तो पहला जब उसकी संगत भुजाएँ समानुपाती है यहाँ से, और दूसरा दे देगा उसके संगत कोण कैसे हैं, तो संगत कोण है वो बराबर है। यानी कन्फ्यूजन करने के लिए बराबर आप यहाँ नहीं भर लो कहीं, तो संगत कोण है वो बराबर होता है, संगत भुजाएं वो समानुपाती होती है। फिर 5वां सवाल इस पाठ से दिया जाता है। तो वर्त वाले के एक वर्त की स्पर्श रेखा वो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ होती है। स्पर्श रेखा का सवाल है। देखो एमसीक्यू के अंदर भी पूछे गए 2 सवाल है इसी से, और यहाँ से फिर एक सवाल रिक्त स्थान का आता है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ क्या होती है, त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, अर्थात त्रिज्या के साथ लंबवत होती है या लंब होती है। इस बात को ध्यान में रखना, 90 डिग्री का कोण बनाती है स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर, अभी बताया था पहले ही। और 6वां सवाल रिक्त स्थान का देता है प्रायिकता से। तो वहां तो आपको सीधा प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग पूछा हुआ है ब्लूप्रिंट के अंदर, तो पी प्लस पी बार ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो प्रायिकताओं का योग है वो कितना होता है, 1 होने नहीं होने की। लेकिन यहाँ से अगर आपको कोई न्यूमेरिकल टाइप संख्या का सवाल दे दे, पी का मान दे करके, जैसे 0.75 है तो पी ई बार होगा, इस तरीके का सवाल पूछा है, तो यही सूत्र लगा करके 1 में से 0.75 घटा लो तो आ जाएगा 0.25, ये प्रायिकता का। तो इस प्रकार से हमने पहले और दूसरे सवाल के अंदर 18 और 7 6 सवालों का पूरी तरीके से विस्तृत डिस्कस किया है। 6 सवालों का 24 प्रश्नों को हमने यहाँ से हल किया है, और अगले पार्ट के अंदर तीसरे प्रश्न के जो सवाल बन रहे हैं उसके बारे में वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दूसरे साथियों के साथ भी, जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी शेयर करना। और यदि इस तरीके का और भी पेपर चाहिए या छोटे सवालों के बारे में डिस्कस चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताना, ताकि मैं और प्रश्न लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।